हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करेंगे आज हम एनआईओएस की समरी। आज 12th यूनिट करने वाले हैं और इससे पहले आई होप आपने सारे यूनिट्स को रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको रिवीजन तो करना ही होगा, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको हाईलाइटेड पीडीएफ मिल ही जाएंगे। अगर पीडीएफ से पढ़ने में आपको समस्या आती है तो फिर आप नोट्स बना सकते हैं। यूनिट 12 है हमारी कंप्यूटर से अधिगम। देखो, इसके बारे में एक बात बता दूँ, जिन्हें जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता मतलब कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता तो वो इस यूनिट को पूरा पढ़ लें, वर्ड टू वर्ड पूरा ही पढ़ लें। और जिन्हें ये बेसिक चीज़ें पता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सीपीयू के जो 3 पार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ अगर आपको पता है तो आप इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जहाँ से मैंने हाईलाइटेड करा है वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है बात। तो देखो, स्टार्टिंग में सिर्फ यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर क्या है, वो कौन होते हैं, रैम रोम, ये चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। अगर आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप बिल्कुल इसको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प ही मिलेगी इससे। और अगर आपको ये सब पता है तो आप ये पूरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा है कि जो नॉर्मल है जिसे हम नहीं पढ़ते हैं ना, हम पढ़ेंगे यहाँ से। इंटरनेट पर आधारित उपागम। इंटरनेट पर आधारित कौन कौन से उपागम है। अगर हम बात करें, इंटरनेट तकनीकी ने कक्षा की अधिगम प्रक्रिया में बहुत अधिक भागीदारी निभाई है। आप अपनी कक्षा में इंटरनेट का प्रयोग 3 तरह से हम कर सकते हैं, 3 तरह के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए और सोशियबिलिटी के लिए, ठीक है। यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो आप सूचना की तकनीक के रूप में कर सकते हो, क्रियाओं को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, और सामाजिकता की तकनीकों को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। तो इन 3 तरीके से हम इंटरनेट को कक्षा में यूज़ कर सकते हैं, फॉर इन्फॉर्मेशन, फॉर इंटरेक्शन एंड फॉर सोशियबिलिटी। क्लियर हो गई बात। आगे हम बात करेंगे, जब आप इंटरनेट की बात सूचना की तकनीकी के रूप में करते हो तो अधिगम में इसके उपयोग के 3 अलग उद्देश्य भी हैं। अगर आप सूचना के लिए कर रहे हो तो सूचना के लिए भी 3 अलग हैं, वैसे तो 3 ही, इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन, सोशियबिलिटी। और अगर हम ओनली इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन में भी अब 3 तरह से, 3 अलग अलग उद्देश्यों के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। पहला उद्देश्य हो जाएगा कि इंटरनेट का प्रयोग एक पहुंच के अंदर पुस्तकालय के रूप में, जहां विद्यार्थी मुक्तता से विभिन्न सूचनाएं कक्षा से पहले या बाद में ढूंढते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ हम एक लाइब्रेरी की तरह कर सकते हैं, यानी कि एक पुस्तकालय की तरह कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने नॉलेज या अपनी सूचनाओं को ढूंढ सकता है, आप या फिर विद्यार्थी जो भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। इंटरनेट का प्रयोग बच्चों को नई प्रकार की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप बच्चों को डायरेक्ट ही बुक्स प्रोवाइड करा सकते हो। एंड इंटरनेट का प्रयोग कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड के साथ चर्चा भी की जा सकती है, कि एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया है और उसके साथ चर्चा भी की जा रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो सूचना के अंदर भी हम एक तो लाइब्रेरी की तरह कर सकते हैं, बुक्स को पब्लिश करने के लिए कर सकते हैं और डिस्कशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट पे एकत्र होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। CAL, कंप्यूटर से अधिगम यानी कंप्यूटर एसोसिएट लर्निंग। कंप्यूटर एसोसिएट लर्निंग के साधन क्या क्या हैं। कंप्यूटर तकनीक के विकास के साथ कई लचीले तरीकों से कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम करवा सकते हैं। CAL प्रोग्राम के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले ड्रिल एवं अभ्यास, इससे बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करा सकते हो बच्चों की, और अगर आंसर गलत भी हो जाता है तो कंप्यूटर खुद बता देगा कि आपने कहाँ गलती करी या आपने किस तरह की गलती करी, इसे आप किस तरह से सुधार सकते हो, ठीक है। फिर एक होता है ट्यूटोरियल विधि। ट्यूटोरियल विधि में क्या होगा, ट्यूटोरियल विधि में आप जो रहेगी ना बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे हिस्सों में प्रस्तुत की जाएगी और अंत में फिर प्रश्न दिए जाएंगे। यदि बच्चा प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो गलती की प्रकृति के अनुसार उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। गलती की प्रकृति के अनुसार पुनर्बलन देने का मतलब क्या है, तो इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। एक इक्वेशन लिखिए 2x + 3 = 6, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बच्चा सोल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से, 2x = 6 + 3, 2x = 9, और अगोन वो कर रहा है x = 9 × 2, ठीक। अब उसने ये इक्वेशन सोल्व करी, आपको भी पता है ये इक्वेशन रॉन्ग है और मुझे भी पता है कि ये इक्वेशन रॉन्ग है। तो कंप्यूटर देखेगा कि यार इसने इस तरह की गलती करी है, तो इसके हिसाब से फिर उसे बताएगा आपने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक करी। एक और बच्चा है, वो सेम इक्वेशन को कुछ इस तरह से सोल्व करता है, 2x = 6 - 3। तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये बनेगा 2x = 3। इसके बाद फिर वो कर रहा है x = 3 - 2 = 1।
अब आंसर ये भी होंगे। अब यहाँ पर कंप्यूटर समझ जाएगा कि बच्चा हर नंबर को उधर भेजाकर सिर्फ माइनस ही करता है, माइनस करना ही जानता है, तो वो इससे अलग तरह का फीडबैक देगा। तो दोनों के लिए अलग अलग तरह से वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा कि इसके लिए अलग तरह का फीडबैक कि आपको इस तरह से इंप्रूवमेंट करना है, और इस बच्चे को अलग तरीके से। ठीक है। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उन सफलतापूर्वक कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें जांच सूची करना होता है, लीनियर इक्वेशन को सोच करना होता है। इनके लिए आंकड़ों का विश्लेषण करना एंड इन चीज़ों को भी आप पढ़ लेना। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ग्राफिक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ये जो भी है इन सब के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक होता है सिम्युलेशन। सिम्युलेशन मतलब कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस करा था कि ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना ताकि बच्चों को लगे यार ये तो रियल ही है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस समझा रहे हो और ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस को एक आप सिमुलेशन की तरह समझाओ, यानी कि आप एक एनिमेशन बनाकर समझाओ जिसमें ऐसा लगे कि रियल में ही हार्ट है और ब्लड यहाँ से जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सिमुलेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, या सिमुलेशन के तरीके से हम पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके। इसके बाद आगे आता है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? देखो मॉडलिंग मतलब क्या कि मॉडलिंग मतलब ये कि मान लो क्या कोई भी एक मशीन है, कंप्यूटर कोई भी चलो मशीन छोड़ो, एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन का करना है ऑपरेशन, और ऑपरेशन करना नहीं, ऑपरेशन की प्रैक्टिस कराना है कि चलो आप तुम्हें ऑपरेशन की प्रैक्टिस कराते हैं कि कहाँ से चीड़ा फाड़ी शुरू करना है। तो आप डायरेक्ट ह्यूमन रख दोगे क्या उनके सामने, एक जिंदगी का जिंदा कि ना हाँ ये रहा ह्यूमन, इसकी किडनी खराब है, चलो ऑपरेशन करो, चीड़ा फाड़ी करो, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले या तो डेड बॉडी रखते हैं या फिर कुछ ह्यूमन जैसा, जो उनको क्या बोलते हैं उसका मुझे नेम नहीं आ रहा है, कि एक मॉडल रखेंगे बच्चों के सामने जो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, प्लास्टिक वगैरह का या फिर किसी भी अदर मटेरियल का। तो वो मॉडल बच्चों के सामने रखा जाएगा और उस पर उन पर किया जाएगा कि इसे काटो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हुआ कि एक तो हम एक अगर गलती होने से बच गए, गलती हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा एक ही मॉडल पे कई बार प्रैक्टिस भी कर सकता है। क्लियर है। इसमें खर्चा भी कम है और एक इंसान की ज़िंदगी भी बच जाएगी। आई बात समझ में? तो ऑपरेशन की प्रैक्टिस करना है तो आप ह्यूमन के क्या यूज़ करोगे, ह्यूमन का एक मॉडल यूज़ कर लोगे। ये क्या करते हैं, मॉडल का प्रयोग से क्या होता है, वास्तविक यंत्रों के साथ प्रयोग करना महंगा, खतरनाक और कई बार असंभव हो जाता है। पैसा, कष्ट और समय भी बचाया जा सकता है। ठीक है। सूचना भंडारण के लिए आप सीएल का यूज़ कर ही सकते हैं, या कितनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो इसमें आप कंप्यूटर में। कंप्यूटर से अधिगम हेतु योजना बनाना। अब आपको किस तरह की योजना इसके लिए बनाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा इन योजनाओं के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले उद्देश्यों का कथन। आपको उद्देश्यों का कथन लिखना है कि यार क्या कौन कौन से उद्देश्य जो मतलब पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या चीज़ें बच्चों को बताना है। कंप्यूटर तथा उसकी जगह की उपलब्धता। भाई कंप्यूटर भी तो होना चाहिए ना पढ़ाने के लिए, और जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे आप कंप्यूटर को रखोगे, टेबल्स वगैरह लगी हुई होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए। अब बैठाने का ये देखो अरेंजमेंट, आप इस तरह से बच्चों को बैठा सकते हो, इस तरह से बैठा सकते हो, इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप बैठ सकते हो। कंप्यूटर से अधिगम के लिए विधि का चयन, आप कौन सी विधि का यूज़ करोगे। ठीक। क्रियान्वित करने के तरीके, आप इसे किस तरह से क्रियान्वित करोगे। व्याख्यान विधि, देखो क्या होता है, कंप्यूटर को क्या क्रियान्वित करने के 3 तरीके बताए यहाँ पर। पहला तरीका क्या कि क्या है, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है और टीचर उसी कंप्यूटर के माध्यम से सभी बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि जो कंप्यूटर है ना, वो कंप्यूटर कुछ इस तरह से है कि 3 बच्चों पर एक कंप्यूटर आ रहा है। और चौथा तरीका ये हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए एक एक कंप्यूटर दिया जा रहा है। तो व्याख्यान विधि में शिक्षक विषय वस्तु की प्रस्तुति के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है तथा बच्चों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग की कोई संभावना नहीं होती, एक ही कंप्यूटर होता है, टीचर यूज करता है। यहाँ एक कंप्यूटर से कक्षा हो जाती है। मिलजुल कर कार्य करने की विधि के प्रयोग में 4 से 5 बच्चों को एक कंप्यूटर दे दिया जाता है और शिक्षक समूह को मार्गदर्शन करता है। स्वयं नियंत्रित विधि में हर एक बच्चा तथा शिक्षक एक एक कंप्यूटर का प्रयोग करता है। सामान्य तौर पर स्वयं नियंत्रित विधि कक्षा की वजह कंप्यूटर प्रयोगशाला में बेहतर तरीके से लागू होती है। ये वाली जो विधि है स्वयं नियंत्रित विधि, ये कक्षाओं की जगह एक प्रयोगशाला हो, अलग से कंप्यूटर ले हो, वहाँ पर ये अच्छी तरीके से अप्लाई होती है। ये 3 तरीके, इनको आप याद रखिएगा। तो ये हमारी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बस छोटी सी यूनिट थी। मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करके आज ही प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूँगा।
तो क्लास पसंद आए तो क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, रिवीजन करते रहना, तीनों प्लेलिस्ट देखते रहो, आपका सिलेक्शन DSSS में हो जाएगा, पेपर आप निकालोगे। पार्ट भी मेरी तरफ से आप निकालोगे, पार्ट ए की तैयारी आप लोग करते रहिएगा। एक और चैनल है वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, उन क्लासों को ज्वाइन करिए कंटिन्यू। तो और भी कोई डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।